जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपके बिजनेस को जाने, तो इसके लिए आपको अच्छी एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग की जरूरत पड़ेगी। आज के समय में कंटेंट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस मार्केटिंग के जरिए अपने बिजनेस को बड़े स्तर पर ले जाया जा सकता है। ऐसे ही मार्केटिंग बजट से लेकर मार्केटिंग स्किल्स तक की सारी डिटेल्स आप तक पहुंचाने के लिए बिजनेस पाठशाला हर महीने के पहले और तीसरे बुधवार 3 बजे आपके लिए लेकर आएगा एक ऐसा सेशन जहां आपको मिलेंगी मार्केटिंग से जुड़ी सारी जानकारियां, और साथ ही जूम सेशन के जरिए एक्सपर्ट से डायरेक्टली जुड़कर आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले डॉक्टर विवेक पंडित जी ट्रेनर के रूप में लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं। अपनी कार्यकुशलता और बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से उन्होंने ऑथर, कोच और प्रोफेसर के अलग अलग रोल्स में भी अपनी खास पहचान स्थापित की है। डॉक्टर विवेक पंडित जी बिजनेस मैनेजमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में कम्युनिकेशन, इफेक्टिव ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग, लीडरशिप प्रोग्राम्स, इमेज एनहांसमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे ट्रेनिंग टॉपिक्स के एक्सपर्ट भी हैं। मैनेजमेंट में डॉक्टरेट अर्जित कर चुके डॉक्टर विवेक पंडित जी प्रोफेसर के तौर पर जयपुरिया कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, IIPM, महाराणा इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म आदि संस्थानों में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। उन्होंने यूपी एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, टाटा मोटर्स, IRITM, यूपी पुलिस आदि बेनिफिशियरीज के लिए भी अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। फ्रीलांस जर्नलिस्ट और ब्लॉगर का कार्य भी कर रहे डॉक्टर विवेक पंडित जी लगभग 20 से ज़्यादा किताबों के लेखन के लिए भी प्रसिद्ध हैं। ट्रेनिंग और कोचिंग प्रदान कर रही ऑर्गेनाइजेशन कलाइडो सिनर्जी के फाउंडर डॉक्टर विवेक पंडित जी को समाधान ग्रुप और स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप मिशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक पंडित है, डॉक्टर विवेक पंडित, और आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नए एपिसोड के साथ, एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ जो कि है फैशन मार्केटिंग पे। तो आइए अगले कुछ समय तक आपके साथ जुड़े रहेंगे और फैशन की आज बात करेंगे और हम लोग डिटेल में समझते हैं। और इससे पहले कि आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो, तो हम लोग इस चीज़ पे भी आपको अहमियत दे रहे हैं कि आज के इस प्रेजेंटेशन में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, क्या हमारे गोल्स हैं इस प्रेजेंटेशन के। सो पहला एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जो आपको याद रखने की बात है, क्योंकि ये फैशन सौंदर्य वाला बिजनेस है, तो इसमें प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है। जितना हम प्रोडक्ट को सामने अच्छा बनाएंगे, उतना जल्दी उसका एक्सेप्टेंस होगा, उतना जल्दी वो पसंद किया जाएगा। साथ ही साथ जनरल सेल्स की लीड्स कैसे बनाई जाएं, प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण है मार्केटिंग के प्रोसेस में। और साथ साथ जब हमने प्लान कर लिया है तो उस प्लान का एग्जीक्यूशन भी बहुत आवश्यक है। तो इन सारी चीज़ों पे फोकस रहेगा। साथ ही साथ कुछ और भी जो की एलिमेंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, और वो है कि हम लोग पहले डिफ़ाइन करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ फैशन मार्केटिंग। जब हम लोग फैशन मार्केटिंग की बात करते हैं तो ये एग्जैक्टली में क्या है। इस फैशन मार्केटिंग, इस फैशन बिजनेस के लिए कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड हैं ताकि हमारी मार्केटिंग का जो एस्पेक्ट है एकदम परफेक्ट रहे, और साथ साथ कौन से हमारे ऐसे टूल्स हैं और कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि हम अपने बिज़नेस में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसके पूरे डिटेल में हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस बात पे फोकस करते हैं कि फ़ैशन बिज़नेस से रिलेटेड जो मार्केटिंग का एस्पेक्ट है वो कैसे बेहतर किया जा सकता है और उसकी क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ की एलिमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे, और ये की एलिमेंट्स जो है दोस्तों, हमारे साथ जितने भी और लोग जुड़े हैं जो कि हो सकता है कि फ़ैशन बिज़नेस से ना रिलेटेड हों, लेकिन ये की एलिमेंट्स ऐसे हैं हर बिज़नेस को टच करते हैं। तो वो कौन से ऐसे की एलिमेंट्स हैं जो कि हर एंटरप्रेन्योर, हर बिज़नेस को ध्यान में रखने चाहिए। तो आइए इस पे फोकस करते हैं, इस पे रोशनी डालते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जब भी हम कोई प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस
लेके आते हैं या चाहते हैं कि वो हमारे कंज्यूमर तक पहुँचे, तो हमें मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है। कौन सा हमारा मार्केट है जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट या हमारी सर्विसेज को इस्तेमाल किया जाएगा या हम वहाँ पे उसको मार्केट करेंगे। तो वो मार्केट को हमें समझना सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है वो एक मार्केट का होता है। और दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग अपने कंज्यूमर्स को समझें, कुछ एस्पेक्ट जो और ज़रूरी हैं समझने। हर कंज्यूमर की एक नीड होती है। हम सब की एक-एक नीड है, ज़रूरत है, और वो नीड होती है कि वो उसके पास जो चीज़ नहीं है, वो बेसिक उसकी चाहत होती है। तो बेसिक अगर आप देखा जाए तो हर इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, ये बेसिक नीड में बोला गया है। तो वो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम एक जब कंज़्यूमर की बात कर रहे हैं, तो कुछ उसकी नीड होती हैं, क्योंकि नीड के आधार पे ही उसकी वांट बनती हैं। सो नीड अलग है, हमारी बेसिक कुछ नीड होती हैं, और नीड के आधार पे, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस जो कल्चर हम फॉलो करते हैं, उसके आधार पे हमारी वांट डेवलप होती हैं। तो हमारी नीड है, जैसे हम आपको एग्जांपल अगर दें, हमारी नीड है कि हमें कपड़े चाहिए, पर ऐसा भी हो सकता है कि हमारी वांट बहुत ही लिमिटेड हो, हम 2 जोड़े कपड़ों में ही खुश हैं। तो वो एक नीड हुई, नीड के बाद वांट ज़रूरी है, और वांट के बाद, क्योंकि वांट आपकी हमारी इस्टेब्लिश हो रही है हमारे कल्चर के बेसिस पे, हमारे ओरिएंटेशन के बेसिस पे, या हमारे इंडिविजुअल टेस्ट हमारा कैसा है, उसके बेसिस पे हमारी वांट बन रही है। तो हमारी नीड थी कि हमें कपड़े चाहिए, लेकिन हमारी वांट बढ़ी कि हमें इस किस्म के कपड़े पहनने हैं, हमें ट्राउज़र पहननी है, या हमें जीन्स पहननी है, या हमें को फ्लैशी क्लोथ्स चाहिए, किस किस्म के कपड़े चाहिए। तो ये अब वांट में कन्वर्ट हो रहा है। सो नीड से आए वांट में, और वांट के बाद आता है डिमांड। तो हमारी नीड भी हो सकती है, हमारा वांट भी हो सकता है कि हमें खूब सारे कपड़े खरीदने हैं, अच्छे कपड़े खरीदने हैं, अलग-अलग रंग के, अलग-अलग स्टाइल के कपड़े खरीदने हैं, हर मौसम के कपड़े खरीदने हैं। लेकिन अगर ये वांट डिमांड में ना कन्वर्ट हो, तो सारी चीज़ बेकार हो जाती है। और डिमांड कब आती है दोस्तों? जब वांट में परचेजिंग पावर जुड़ जाती है। परचेजिंग पावर ही एक डिमांड, वैलिड डिमांड बनाती है। तो ये तीनों चीज़ों का जो डिफरेंस है दोस्तों, वो एक मार्केटिंग पर्सन को, एक बिजनेस पर्सन को समझना ज़रूरी है कि हमारे पास नीड है, नीड से ही वांट बनती हैं, और वांट में जब तक परचेजिंग पावर ना हो तब तक बेकार है। क्योंकि हमारी ये इच्छा हो सकती है कि हम खूब सारे कपड़े खरीदें या ऐसी कार खरीदें, लेकिन अगर हमारे पास परचेजिंग पावर नहीं है, तो वो वांट डिमांड में कन्वर्ट नहीं होती है। तो एक डिमांड का एक्चुअली में होना वो तब संभव होता है जब उसमें परचेजिंग पावर, यानी कि उसको खरीदने की क्षमता अगर होती है, यानी फाइनेंशियल पावर जब होता है, वो डिसीजन मेकिंग तब आसान होता है, और ऐसे ही ऐसे कस्टमर कंज्यूमर में तब्दील होते हैं। तो एक मार्केटिंग के लिए एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कस्टमर परसीव्ड वैल्यू। कोई भी कंज्यूमर, कोई भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट तब खरीदता है जबकि उसमें वो वैल्यू देखता है कि हम इसमें अगर इतने पैसे लगाएंगे तो हमें इसमें एक वैल्यू मिलेगी, इसमें हमें एक कन्वर्जन मिलेगा जो हमें खुश करेगा, हमारी नीड, वांट और हमारी डिमांड को पूरा करेगा। तो ये एक एस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है एक मार्केटिंग पर्सन को समझने के लिए और याद रखने के लिए, क्योंकि उसके बाद जितने भी प्रोसेसेस जो मार्केटिंग के लगेंगे, उसमें इस एस्पेक्ट अगर हम कंज्यूमर का, कस्टमर का ध्यान में रखेंगे, तो वो सैटिस्फैक्शन की तरफ बेहतर जाएगा। और नेक्स्ट एलिमेंट ही अगर आप देखें तो इसी बात पे दोहराता है कि कस्टमर की सैटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर
कि हमारा जो जो मार्केटिंग का प्रोसेस है वो सेटिस्फाइंग हो। तो एक कस्टमर ने एक परसीव्ड वैल्यू देखी कि आपके प्रोडक्ट में एक वैल्यू है जो कि हम इसमें अगर पैसे खर्चा करेंगे तो हमें इसमें ऐसा फ़ायदा मिलेगा, और वही अगर फ़ायदा वो जब एक्सचेंज हो जाता है प्रोडक्ट का या सर्विस का, और उसका एक्सपीरियंस उसको इस्तेमाल करने के बाद उसको वाकई में लगता है कि हाँ, इसने मेरी जितनी भी नीड थी अच्छी तरीके से पूरी कर दी हैं, तभी वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन में कन्वर्ट होता है। तो फाइनली लास्ट की जो दो कॉलम्स हैं, दो बॉक्सेस हैं, उसमें लिखा हुआ है कि हर सारे जितने भी कस्टमर्स हैं वो डेफिनेटली कंज्यूमर्स हो सकते हैं, लेकिन सारे कस्टमर्स आपके कंज्यूमर ज़रूरी होएं, ये दोबारा से बोल रहे हैं। सो ऑल कस्टमर्स कैन बी योर कंज्यूमर्स, बट ऑल कस्टमर्स कैन नॉट बी योर कंज्यूमर्स ऑल्सो। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि कई सारे कस्टमर्स हैं मार्केट में, लेकिन कन्वर्ट वही होंगे जो कि आपके प्रोडक्ट को अल्टीमेटली कंज्यूम करेंगे, उसमें एक वैल्यू देखेंगे, उनके पास डिमांड होगी, डिमांड में उनकी नीड है, साथ में परचेजिंग पावर है, एंड प्लस दैट कन्वर्ट्स इनटू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बिकॉज जो एक खुश कस्टमर है वही आपकी रिपीट सेल कराएगा या औरों में वो शिफ्ट करेगा आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विसेज में इंटरेस्ट। सो ये की एलिमेंट्स हैं दोस्तों, जो कि एक मार्केटिंग इंडिविजुअल को याद रखने हैं, समझने हैं, ताकि जब वो अपने मार्केटिंग के प्रोसेसेस यूज़ करे तो वो डेफिनेटली उसमें अप्लाई करे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और इसमें आप समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ फैशन मार्केटिंग। जब हम फैशन मार्केटिंग की बात करते हैं तो उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। तो कुछ ऐसी सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ अगर जो मार्केटिंग पर्सन या एक बिज़नेस करती है, और वो ऐसे करती है कि ताकि जो मार्केट के जो कस्टमर्स हैं वो हमसे हमारे प्रोडक्ट और हमारी सर्विसेज को ख़रीदें इन कंपैरिजन टू आवर कंपेरेटर्स को छोड़ के हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज अगर ख़रीदते हैं, तो उसके लिए जो हम एक्टिविटीज़ और जो सारे जो प्रोसेसेस करते हैं उनको लुभाने में, उनका डिसीजन मेकिंग में, उन सारे फैसलों को, इस पूरे प्रोसेस को फैशन मार्केटिंग कहा जाता है। तो ये एक बेसिक समझने वाली चीज़ है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ फैशन मार्केटिंग। तो यहाँ पे क्योंकि ज़ोर फैशन पे है, तो फैशन से जुड़ी मार्केटिंग की बात हो रही है, पर जो बेसिक है मार्केटिंग का वो हमेशा सिमिलर रहेगा। ऑफ कोर्स जब हम फैशन की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो कि आगे हम आज के प्रेजेंटेशन में देखेंगे, जो कि अलग से हम लोग ने आपके लिए शामिल की हैं। तो दोस्तों इसमें और आगे बढ़, तो दोस्तों इसकी मतलब फैशन मार्केटिंग का डेफिनेशन समझने के बाद, इसके की एलिमेंट समझने के बाद, आइए आगे बढ़ते हैं और अब डिटेल से समझते हैं कि हमें एग्जैक्टली में जब फैशन मार्केटिंग का जो प्रोसेस की जब हम बात करते हैं, उसकी जो एक्टिविटी की बात करते हैं, तो उसमें हमें कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ कॉम्पिटेंसीज़ रिक्वायर्ड होती हैं कि हमारे पास उन चीज़ों पे हम एक्स्ट्रा जब जोर देंगे तब हमारे जो प्रोसेस हैं वो और बेहतर आएंगे। तो दोस्तों जहाँ फैशन की बात करते हैं तो कपड़े डेफिनेटली उसमें आते हैं, लेकिन कपड़े इसमें सिर्फ नहीं हैं, उससे जुड़ी और कई सारी चीज़ें हैं। जूते हैं, आपके बेल्ट्स हैं, रिलेटेड ज्वेलरी है। आजकल अगर देखा जाए तो आपका मोबाइल भी जो है एक फ़ैशन का हिस्सा बन चुका है। काफ़ी सारे मोबाइल्स, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, फर्नीचर के ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि लोग अपनी प्राइड के लिए, अपनी लग्ज़री के लिए वैसे भी ख़रीदते हैं, और क्योंकि वो ट्रेंड हैं या कुछ फ़ैशन में हैं, वो उनको ज़्यादा अपनाने में हिचकते नहीं हैं। और ये सारे एस्पेक्ट, सारे प्रोडक्ट, सारे एलिमेंट्स इसमें पूरे आ रहे हैं। तो कुछ हमारे पास स्किल्स की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। वो कौन से ऐसे स्किल्स हैं? तो सबसे पहले मर्चेंडाइजिंग की। तो दोस्तों जहाँ पे हम
कोई भी प्रोडक्ट होता है फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी स्टाइलिंग, कौन सा उसमें रंग है, कैसे उसकी पैकेजिंग होनी है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स निकलते हैं जो कि मर्चेंडाइजिंग में पूरे आते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विसेज को कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे उसको किन किन किस्म के कौन से साइजेस होंगे। जब हमने अपने मार्केट को स्टडी किया है तो मार्केट में किस किस्म के वहाँ पे कस्टमर्स हैं और उनको किन किन कलर्स के, किन किन डिज़ाइंस के, कौन से वेदर के हिसाब से भी हमें अपने कपड़ों को डिज़ाइन करना है या अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है। ये सारे एस्पेक्ट मर्चेंडाइजिंग में आ रहे हैं क्योंकि मर्चेंडाइजिंग ही आपके प्रोडक्ट्स को आगे लेके जा रहा है। वही एक एस्पेक्ट है जो उसको क्लियर डेफिनेशन देता है। आपकी पैकेजिंग भी इम्पॉर्टेंट है, उसमें कितने यूनिट ऑफ पैकेजिंग है ये भी इसमें इम्पॉर्टेंट है, उसकी प्राइसिंग भी इम्पॉर्टेंट है, किस क्वालिटी का आप मटेरियल यूज़ करने वाले हैं, ये सारे इसमें पूरा मर्चेंडाइजिंग का हिस्सा ये बनता है। यही पैकेजिंग आपको नेक्स्ट स्टेज में ले जाती है क्योंकि आपको, जैसे हमने बताया, क्योंकि ये फैशन का काम है, तो यहाँ पे जब आप अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को कंज्यूमर्स के या कस्टमर्स के पास ले जाते हैं तो उसमें भी मैक्सिमम तरीका है आपको डिस्प्ले करना ज़रूरी है, आपको रिटेल स्टोर्स में ले जाना ज़रूरी है ताकि जहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स विजिबल हों। वो आजकल जैसी टेक्नोलॉजी है दोस्तों, आजकल ऑनलाइन भी स्टोर्स अवेलेबल हैं, ऑफलाइन भी स्टोर्स अवेलेबल हैं, तो आपको वो डिस्प्ले करने ज़रूरी हैं, उनको ऐसा प्रेजेंट करना ज़रूरी है ताकि वो कंज्यूमर्स के पास, कस्टमर्स के पास डायरेक्टली पहुँचें, जहाँ पे जो प्रोस्पेक्टिव जो कस्टमर्स हैं आपके प्रोडक्ट्स और आपकी सर्विसेज को फ़र्स्ट हैंड वहाँ पे एक्सपीरियंस कर पाएँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, रिटेलिंग एस्पेक्ट। अगर दोस्तों आप देखिए आजकल चश्मे भी आपको स्टोर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस ऐसे अवेलेबल हैं जहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ फ्रेम्स अवेलेबल हैं। आप अपना फ्रेम भी चूज़ कर सकते हैं घर बैठे और उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से पावर का आपको ग्लासेस यूज़ करने हैं उसमें वो फिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे कंपनीज़ ऑनलाइन का माध्यम भी चूज़ कर रही हैं इन ऑर्डर टू रीच द कस्टमर्स डायरेक्टली। तो रिटेलिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग मीडियम है बिटवीन द कंपनी एंड द कस्टमर, क्योंकि वो एक पॉइंट बनता है, सेल का पॉइंट बनता है जहाँ पे इंटरेक्शन डायरेक्ट होता है बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द कस्टमर। सो पहले हम लोगों ने मर्चेंडाइजिंग को कंप्लीट किया। ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसकी, हमें पूरी स्टाइलिंग का, डिज़ाइन का, ये ऐसे स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। साथ साथ रिटेलिंग भी अपने आप में एक प्रोफेशन है, एक उसमें एक्सपर्टीज़ चाहिए, उसमें एक सेंसिटिविटी चाहिए ताकि आप अपने रिटेलिंग का जो प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो एकदम ऐसा परफेक्ट हो ताकि वो आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे। दोस्तों साथ साथ क्योंकि फ़ैशन की हम लोग बात कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट हमेशा नहीं चल सकता है, उसमें रेगुलर डेवलपमेंट, रेगुलर अपडेशन, चेंजेस उसमें लाने ज़रूरी हैं, स्टाइल्स उसमें वेरी करने ज़रूरी हैं। तो आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि कॉन्स्टेंटली आपको ट्रेंड के हिसाब से चलना है, फैशन के हिसाब से चलना है। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट बहुत बड़ा इसमें एक की एस्पेक्ट है। अगेन इसमें भी कौन से लेटेस्ट स्टाइल्स हैं, डिज़ाइंस हैं, कलर कॉम्बिनेशंस हैं जो कि चल रहे हैं, हम लोग किस में सेल लगा सकते हैं। दोस्तों हमें कॉन्स्टेंटली अपने आप को एक इनोवेट करके क्रिएटिवली हमें प्रेजेंट करना होता है अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को। सो इस एस्पेक्ट को हमें ध्यान देना होता है क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा ऐसे अंदाज में सामने जाए ताकि वो आपके कस्टमर्स को तुरंत अट्रैक्ट करे और उसमें डेफिनेटली उसकी पैकेजिंग भी इन्वॉल्व है, उसकी कलर कॉम्बिनेशंस भी इन्वॉल्व हैं, उससे प्राइसिंग भी इन्वॉल्व है और
कहाँ पे आपने किस स्टोर में उन्हें रखा है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है। सो ये इसके लिए दोस्तों आपको प्रॉपर एक्सपर्टीज़, प्रॉपर नॉलेज होनी ज़रूरी है, ताकि वो आप अपना प्रोडक्ट और सर्विस अपने कस्टमर्स तक पहुंचाने में आपको आसानी रहे। तो ये मार्केटिंग के बहुत इम्पॉर्टेंट और अहम प्रोसेसेस हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। और देखते हैं कि इसमें और कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है दोस्तों। तो जहाँ पे फैशन की जहाँ हम लोगों ने बात की, तो क्रिएटिविटी और विजुअलाइजेशन, क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट को ऐसे प्रेजेंट करना है ताकि हमारा जो कस्टमर है वो ट्रेंड फॉलो करते हुए, फैशन फॉलो करते हुए, या हम फैशन क्रिएट कर रहे हैं या हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, ये हमें देख के नए डिज़ाइंस हमें रेगुलरली लाने हैं। और साथ साथ विजुअलाइजेशन भी यहाँ मेंशन्ड है, यानी कि हमारी सोचने की कैपेसिटी नहीं, कुछ विजुअलाइज करने की, ये ऐसी चीज़ें या ऐसा प्रोडक्ट बेहतर सूट करेगा हमारे कस्टमर्स को, या ऐसी आगे चल के ऐसा ट्रेंड बन सकता है। तो ये एक विजुअलाइजेशन हमेशा है कि हम कोई भी चीज़ फिज़िकल फॉर्म में आने से पहले ही हम उसे समझ पाएँ, विजुअलाइज कर पाएँ। तो ये एस्पेक्ट इस बिज़नेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपकी क्रिएटिविटी, आपका इनोवेशन और आपका विजुअलाइजेशन। साथ साथ दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग का आजकल ज़माना है, तो डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक आपके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। तो उसकी जितनी टेक्निक्स हैं, आप तरह तरह से अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए आजकल ऑनलाइन कितना यूज़ हो रहा है। अलग अलग मीडियम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। बड़े बड़े ऑनलाइन स्टोर्स हैं जो कि अपने फेस्टिवल्स क्रिएट करते हैं फेस्टिविटीज़ के समय, और इवन अदरवाइज़ वो रेगुलर सेल्स कराते रहते हैं। तो वो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मीडियम बनता है। तो जितनी आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की टेक्निक्स में आप परफेक्ट होंगे, जितने आपके स्पेशलाइजेशन इसमें रहेगा, या आपके पास ऐसे एक्सपर्ट्स रहेंगे जो कि आपके प्रोडक्ट को इस मीडियम को यूज़ करते हुए उसको अपने कस्टमर्स तक ले जा रहे हैं, तो वो आपके मार्केटिंग प्रोसेस में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे दोस्तों। तो डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स आजकल तरह तरह की अवेलेबल हैं। ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं जहाँ पे आपको फ़िज़िकली स्टोर में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कपड़े भी फिटिंग रूम की तरह घर बैठे उनको ट्रायल कर सकते हैं, चाहे वो चश्मे हों या आपके कपड़े हों। दोस्तों, अगेन हम टेक्नोलॉजी को यहाँ यूज़ कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं ताकि वो कस्टमर को टाइम फैक्टर और प्लेस फैक्टर को और कन्वीनियंस को देखते हुए हम उसके पास तक पहुंच रहे हैं और उसे ऐसी सुविधा दे रहे हैं ताकि वो डिसीजन मेकिंग में उसको आसानी रहे, और साथ साथ वो बेनिफिट हमें भी मिले, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट हमें एक फ़िज़िकल स्टोर रखने की ज़रूरत नहीं है। हम उसको एक अपने मर्चेंट, अपने वेयरहाउस से या कोई भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग जगह से भी अपने प्रोडक्ट्स को हम डायरेक्टली अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। सो डिजिटल मार्केटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करना आपके लिए बहुत ही अहम बात है इस मार्केटिंग के पूरे प्रोसेस में। कम्युनिकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है जो कि इस बिज़नेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो ब्रांड है, उसकी जो मैसेजिंग है, वो क्या एग्जैक्टली कह रहा है या क्या आप कन्वे करना चाह रहे हैं, जितने भी आपके सेल्स हैं, स्कीम्स हैं, वो कम्युनिकेशन इस मार्केटिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। आप तरह तरह से अपने कस्टमर के पास अपने मैसेजेस पहुंचा सकते हैं। अगेन, वो जो कनेक्ट होता है बिटवीन द कंपनी एंड द कस्टमर, वो कैसे इस्टेब्लिश हो, तो कम्युनिकेशन का जो एस्पेक्ट है, वो जो स्किल है रिक्वायर्ड, वो इस मार्केटिंग प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये थे दोस्तों सारे स्किल्स जो चाहिए आपको इस फैशन बिजनेस मार्केटिंग में, जो कि आपके पास ज़रूर होने चाहिए, ताकि आपका जो पूरा प्रोसेस है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का अपने कस्टमर तक ले जाने के लिए, वो बहुत ही परफेक्ट हो और सक्सेसफुल हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे।
तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जो पूरा मार्केटिंग का प्रोसेस है उसमें हम कहाँ-कहाँ पे फ़ोकस कर सकते हैं, उनमें कौन से 7 जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं एक मार्केटिंग में, जिसको मार्केटिंग मिक्स कहा जाता है। क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट है, उसके साथ जुड़ी सर्विसेज भी हो सकती हैं, साथ-साथ दाम भी एक तरीका है अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज को हाईलाइट करने का। सो आप प्राइस का भी एडवांटेज लेके अपने को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। साथ-साथ कहाँ पे प्लेस भी इम्पॉर्टेंट है, वो ऑनलाइन है कि ऑफ़लाइन है, कहाँ पे अवेलेबल होंगे आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। आप पहुँचेंगे डायरेक्टली कस्टमर तक या कस्टमर को एक पॉइंट ऑफ सेल पे आना पड़ेगा, तब वो एक्सचेंज होगा, तब वो ट्रांज़ैक्शन होएगा। कौन-कौन से आप प्रमोशन वाले भी आपके जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी उसमें करने वाले हैं। साथ-साथ लोग बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कस्टमर्स अल्टीमेटली आपके यूज़र्स हैं। तो आपको कस्टमर्स को, उनके बिहेवियर को, उनके एटीट्यूड को समझना ज़रूरी है कि वो एग्ज़ैक्टली में क्या चाह रहे हैं और कैसे हम उन तक पहुंच सकते हैं, कैसे उनको इंस्पायर कर सकते हैं या कैसे हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ताकि वो हमारे प्रोडक्ट और हमारे सर्विस को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आपको पैकेजिंग कैसी रखनी है, क्योंकि आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी के अलावा अपनी पैकेजिंग भी ऐसी रखनी है कि वो भी ऐसा अट्रैक्ट करे या वो भी एक वैल्यू प्रोवाइड करे आपके प्रोडक्ट को, ताकि कस्टमर जो है तुरंत उसको पाने की कोशिश करे और उसको ये भी एश्योरेंस रहे कि उसका प्रोडक्ट एकदम सेफ़ है, फ्रेश है और हमेशा एकदम राइट उसकी क्वांटिटी में आता है, या राइट जैसा प्रॉमिस किया जाता है बिल्कुल वैसा ही निकलता है, उसमें कोई कमी नहीं रहती है, उसमें कुछ ख़राबी नहीं रहती है और ये जो पूरे प्रोसेसेस हैं आपके वो भी एकदम परफेक्ट हैं। सो ये पूरी मार्केटिंग हम जब एक करते हैं दोस्तों, उसमें प्लानिंग भी इन्वॉल्व है डेफिनेटली, लेकिन हम ये सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हैं कि ये जो 7 एलिमेंट्स हैं हमारी मार्केटिंग को टच करें, ताकि हम अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विसेज की बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करें अपने कस्टमर के लिए, और ताकि वो एक सैटिस्फाइड कस्टमर बने, जो उसकी जो परसीव्ड वैल्यू समझता है हमारे प्रोडक्ट की वो उसे मिले, और हम भी जो प्रॉमिस कर रहे हैं, जो क्वालिटी हम प्रॉमिस कर रहे हैं वो हम डिलीवर करें। तो ये पूरा जो दोस्तों जो एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन अ कस्टमर एंड अ कंपनी, ये ट्रस्ट का भी गेम है। सेटिस्फैक्शन तो एकदम एंड में आती है, लेकिन वो ट्रस्ट जितनी बिल्ड हो जाएगी कि इनका प्रोडक्ट आप जब भी इस्तेमाल करिए तो जो ये क्वालिटी प्रॉमिस करते हैं या जो ये चार्ज कर रहे हैं दाम में, उसके हिसाब से बहुत ही ज़ोरदार क्वालिटी ये प्रोवाइड कर रहे हैं। इनके प्रोडक्ट, इनके कलर्स, इनके डिज़ाइन हमेशा बहुत ही अच्छे रहते हैं, इनकी सुइंग एकदम परफेक्ट है, इनकी स्टाइलिंग बहुत अच्छी है, इनमें कोई अगर कोई शिकायत होती है तो तुरंत एक्सचेंज का प्रोविज़न है। तो ये सारे फैक्टर्स दोस्तों आपके प्रोडक्ट और आपके सर्विसेज को आगे की तरफ ला रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाने में मदद दे रहे हैं, बिकॉज़ ये सारी एस्पेक्ट एक मार्केटिंग मिक्स बना रहे हैं और वो कॉन्फिडेंस, वो ट्रस्ट दोस्तों बिल्ड कर रहे हैं फॉर द कस्टमर, ताकि वो बार बार आपके प्रोडक्ट को ख़रीदे और साथ साथ आपके प्रोडक्ट को और रिकमेंड करे और लोगों को वो इसके बारे में इसकी बात करे। तो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं दोस्तों, हर एस्पेक्ट को छूते हुए, लेकिन ऑब्जेक्टिव सबका एक है, ताकि वो कॉन्फिडेंस, वो क्वालिटी, वो ब्रांड इमेज जाए जो कि आप अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विसेज के थ्रू कन्वे करना चाह रहे हैं। तो ये दोस्तों बात थी पूरे मार्केटिंग मिक्स के बारे में, और आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी एडवर्टाइजिंग है, कौन कौन से जो मैसेजिंग है हम किस तरीके से अपने कस्टमर्स तक पहुंचा सकें, ताकि जो हैंडल कर रहे हैं, जो हम मार्केट तक पहुंचना चाह रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लेके, उनको हम
कैसे टारगेट कर सकते हैं, कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो एक एडवर्टाइजिंग बहुत ही पुराना टाइम टेस्टेड तरीका है अपने कस्टमर्स तक पहुँचने का। तो आइए इनको डिटेल से समझते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग कैसे हम कोई भी प्रोडक्ट है या सर्विस है वो हम कैसे उसकी मैसेज जो है अपने कस्टमर तक पहुंचाएं। तो आजकल जो सबसे महत्वपूर्ण और ट्रेंडिंग जो तरीका है वो ऑनलाइन का है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल है ताकि हम अपने कंपनी के बारे में जो उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, उसकी जो बेनिफिट्स हैं हमारे प्रोडक्ट की, हम अपने कस्टमर तक पहुंचाएं, वो मैसेजेस वहां तक पहुंचाएं, उन्हें रिपीट करें। सो ऑनलाइन एक बहुत बड़ा माध्यम हमारे पास अवेलेबल है, कन्वीनियंट है। सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, सब कंप्यूटर savvy हैं आजकल। तो ये एक बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की मैसेजेस को पहुंचाने के लिए। साथ साथ प्रिंट का मीडियम, अभी भी अखबार लोग पढ़ते हैं, अभी भी मैगज़ीन्स पढ़ते हैं। सो प्रिंट भी एक डेफिनेट एक मीडियम है जहाँ पे हम अपने फैशन वाले प्रोडक्ट को अच्छे रंगों में, अच्छे स्टाइल में, अच्छी क्वालिटी से वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। अपने जो मार्केटिंग जो पोटेंशियल जो हमारे कस्टमर्स हैं वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तीसरा एक आउटफिटिंग। दोस्तों काफ़ी इवेंट ऐसे ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। हमने मान लीजिए अगर एक कोई फ़िल्म बन रही है या सीरियल बन रही है, उसमें हमने हमारे सारे प्रोडक्ट्स, हमारे एसेसरीज़ के साथ हमने अपने दिए हैं जो हमारे एक्टर्स ने अलग-अलग पहने हैं। तो वो भी एक तरीका है अपने प्रोडक्ट्स को हाइलाइट करने का। सो आउटफिटिंग ऐसे भी हो सकती है। कोई हम इवेंट क्रिएट करते हैं, जैसे फैशन का इवेंट किया हमने, तो वहाँ पे भी हमारे स्टाइलिंग्स, हमारे ड्रेसेस वहाँ पे यूज़ हुए। तो वो भी एक तरीका है मार्केटिंग का, अपने गुड्स को शोकेस करने का। हम मेलों में, एग्ज़िबिशन्स में अपने प्रोडक्ट्स को हाइलाइट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। सो अगेन जो हमने जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन की बात की थी दोस्तों पहले, विजुअलाइज़ेशन की पहुंची थी बात, तो वो भी एक तरीका है कि कैसे हम क्रिएटिविटी लगाएं ताकि हम अपने मैसेजेस को अपने कस्टमर्स तक पहुंचा पाएँ। तो एडवर्टाइजिंग डेफ़िनेटली एक टाइम टेस्टेड फ़ॉर्मूला ज़रूर है, लेकिन हमें समय के हिसाब से चलते हुए या कैसे जो चीज़ें, जो मीडियम्स आजकल लोग अपना रहे हैं, तो ऑनलाइन डेफ़िनेटली एक तरीका है आजकल अपने कस्टमर्स तक पहुंचने का, और कन्वीनिएंट भी है और सस्ता भी है। तो वो एक डेफ़िनेट मीडियम बनता है। उसके साथ-साथ कई और तरीके हैं जो कि हमने यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल लिए हैं, जो कि आप अपना सकते हैं अपने मार्केटिंग प्रोसेस के लिए। तो आइए इसके बाद कुछ ऐसे हम लोग ने आपके लिए पॉइंट्स चुने हैं जो कि इस फैशन इंडस्ट्री में बहुत ही काम आते हैं। और सबसे पहला है उसमें इन्फ्लुएंसर्स का रोल। दोस्तों इन्फ्लुएंसर्स मतलब कोई दूसरे पे प्रभाव डाल सके। तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ऑनलाइन प्रेजेंस लोगों की बहुत है, और साथ-साथ ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि स्पेशलिस्ट हैं किसी भी फैशन से रिलेटेड, और उनके पास नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स इतने हैं कि वो औरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, लोग उन्हें फ़ॉलो करते हैं। तो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आजकल इन्फ्लुएंसर्स को एम्प्लॉय करती हैं, जो कि उनके कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ को प्रमोट करते हैं, और वो मैसेजेस अपने फॉलोअर्स में बढ़ाते हैं। तो वो इन्फ्लुएंसर्स भी एक आजकल एक मीडियम बन गया है, एक स्ट्रॉन्ग मीडियम बन गया है कंपनी की मैसेज, कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की खूबियाँ जो हैं अपने कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए। और हम उनको यूज़ करते हैं क्योंकि उनके बड़े-बड़े फॉलोअर्स हैं जो कि उनको फॉलो करते हैं रेगुलरली, उनकी बात मानते हैं, समझते हैं। ये कंपनीज़ पहले भी करती थी। आप देखिए हर कंपनी एक किसी का ब्रांड एम्बेसडर होता है, तो वहाँ पे एक ही ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने चुना हुआ है जो कि रिप्रेजेंट करता है
एक कंपनी की वैल्यूज़ और कंपनी के विचारों को। पर इन्फ्लुएंसर्स दोस्तों आजकल एक नहीं कई सारे हो सकते हैं, जो कि अलग-अलग छोटी-छोटी कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं और लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं। तो वो उनकी सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं और वो ये कोशिश रहती है कि कैसे जो उनके फॉलोअर्स हैं वो भी इन्फ्लुएंसर की तरह हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को अ, खरीदें और कैसे वो भी कन्वर्ट हो जाएं टुवर्ड्स द बेनिफिट्स ऑफ द कंपनी। सो इन्फ्लुएंसर्स एक ऐसी चीज़ है जो कि फ़ैशन इंडस्ट्री बहुत यूज़ कर रही है और इसमें फ़िल्म स्टार्स के अलावा ऐसे भी इंडिविजुअल लोग भी हैं जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री या सेलिब्रिटी नहीं हैं, लेकिन अपने आप में फिर भी बड़े वो इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम है जिससे हम अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के जो बेनिफिट्स हैं या उसकी जो मैसेजेस हैं या उसकी खूबी हैं या जो भी हम कन्वे करना चाह रहे हैं वो भी हमारे कस्टमर्स तक, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स तक पहुँचे। सो इन्फ्लुएंसर्स का रोल बहुत ही बड़ा हो चुका है और आज के ऑनलाइन वाले ज़माने में इनका रोल भी अपने आप में बहुत बड़ा है। छोटे-छोटे स्टार्स, छोटे-छोटे सिंगर्स, फैशन गूरमेज़, खाने वाले गूरमे, सारे लोग, सारे इन्फ्लुएंसर्स इसमें एक बहुत ही प्रोडक्टिव और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टू डिफरेंट ब्रांड्स। तो ये था दोस्तों इन्फ्लुएंसर्स के बारे में डिटेल से जानकारी। और ये इन्फ्लुएंसर्स किसी भी बैकग्राउंड से आ सकते हैं, गांव के हो सकते हैं, शहर के हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। मेन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये ऐसे लोग हैं जिनको किसी भी वजह से लोग इनको फॉलो करते हैं और लोग इनका कुछ इनकी जो खासियत है उसमें बिलीव करते हैं। तो हम कंपनीज़ उसे इस्तेमाल करती हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करें और अपने फॉलोअर्स में उसको इंट्रोड्यूस करें या उनको इन्फ्लुएंस करें कि वो भी, क्योंकि इन्फ्लुएंसर यूज़ कर रहा है तो उसके फॉलोअर्स भी उसे यूज़ करें। तो ये तरह-तरह से फ़ोटोग्राफ्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू सारे इन्फ्लुएंसर्स, अगर आप ऑनलाइन पे जाएँ तो आप काफ़ी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स आपको मिलेंगे जो अलग-अलग प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं या उसको सिर्फ खुद यूज़ कर रहे हैं और उसके गुण बता रहे हैं और उनको सुन के उनके रिव्यूज़ के बेसिस पे कस्टमर्स भी या बाकी लोग भी या उनके फॉलोअर्स भी उनको फॉलो करते हैं और वो भी उन प्रोडक्ट और सर्विसेज को अपनाते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और ये स्लाइड बात कर रहा है क्राफ्टिंग अ मेमोरेबल ब्रांड मैसेज। सो हर कंपनी, हर प्रोडक्ट, हर सर्विस की एक एक ब्रांड होती है, एक इमेज होती है और वो इमेज कुछ कहती है। तो ये एक एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप जिस लेवल पे भी आपका बिज़नेस हो, जितना बड़ा भी आपका बिज़नेस हो, अ, उस बिज़नेस की एक आइडेंटिटी है, एक पर्सनालिटी है और वो स्पेसिफाइड किस्म के प्रोडक्ट बना रही हैं जिसकी एक क्वालिटी है, जिसका एक प्राइस है। तो वो उस ब्रांड की इमेज पे ज़रूर ध्यान दीजिए और ये एक एस्पेक्ट बनता है जहाँ पे उसकी कलर कॉम्बिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे उसका किस तरीके से वो लिखा जाता है, आपकी कंपनी का नाम या ब्रांड का नाम, और उसके साथ-साथ वो क्या वैल्यू लेके आ रहा है, उसके साथ क्या मैसेज लेके आ रहा है, आपने कैसा लोगो उसमें डिज़ाइन किया है, वो क्या कह रहा है, उसकी कुछ सिग्नेचर लाइन है अगर तो उसपे क्या क्रिएटिविटी आपने यूज़ की है, कैसी आपने रिसर्च और डिज़ाइन उसमें लगा के उसको क्रिएट किया है। तो एक इमेज जो हर बिज़नेस की होती है वो ज़रूरी है उस ब्रांडिंग एक्सरसाइज में, क्योंकि आपके उस लोगो के माध्यम से, उस इमेज के माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ें कन्वे हो रही हैं, चाहे वो क्वालिटी भी हो सकती है,
आपके प्राइस की भी बात हो सकती है। तो दोस्तों हर प्रोडक्ट, हर कंपनी जैसे मैंने कहा एक पर्सनैलिटी की तरह होती है, उसकी अलग आइडेंटिटी है। तो उस आइडेंटिटी को मार्केट करने के लिए अगर उसकी एक इमेज बनाई जाती है, ताकि हम अगर सिर्फ उसकी बात करेंगे तो कंपनी को पूरी इंफॉर्मेशन समझ में आ जाएगी, या उसकी पूरी जानकारी उसको मिल जाती है, या वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, या वो ट्रस्ट ट्रांसफ़र आ जाता है, सिंपली बिकॉज़ हमने उसकी ब्रांडिंग ऐसी की हुई है। और ब्रांडिंग से रिलेटेड भी तब लोग ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ है क्योंकि आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है, आप सर्विस अच्छी प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ बिफोर सेल्स वाली भी नहीं, बट ड्यूरिंग द सेल एंड आफ्टर द सेल एज वेल। और क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं आपके, प्राइसिंग एकदम परफेक्ट हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, फीडबैक आपके बहुत अच्छे आ रहे हैं। आप समय पे कोई अगर डिसकंटेंटमेंट होती है या कोई अगर डिसएग्रीमेंट होता है, आप उसका भी सलूशन प्रोवाइड करते हैं। आप अपने कस्टमर्स का ध्यान रख रहे हैं, रेगुलर आप उसमें अपग्रेडेशन करते हैं, चेंजेस लाते हैं, नए स्टाइल के कपड़े ला रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं दोस्तों टुवर्ड्स बिल्डिंग द इमेज ऑफ द कंपनी, बिल्डिंग द ब्रांड ऑफ द कंपनी। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, खासकर फैशन इंडस्ट्री का, जहाँ पे एक नाम ही काफ़ी है, एक लोगो ही काफ़ी है वो कॉन्फिडेंस देने के लिए। हम बड़े बड़े ब्रांड की बात यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि हर कंपनी इम्पॉर्टेंट है, और हर कंपनी अगर ऐसे इस पे ध्यान दे, क्वालिटी पे ध्यान दे, अपनी सर्विसेज पे ध्यान दे, तो वो नेचुरल जो मैसेज जाती है वो जाती है कि ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी हमारा ख्याल रखती है और इसके प्रोडक्ट्स वाकई में अच्छे हैं। तो वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन डेफिनेटली बहुत बढ़िया होगा। जो परसीव्ड वैल्यू उसे मिलनी थी, वो भी जो गारंटीड वैल्यू थी वो भी उसे मिलती है, तो वो कंपनी के लिए बहुत अच्छा है और आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए तो बहुत ही अच्छा है। सो ये सारे एस्पेक्ट्स दोस्तों जा रहे हैं टुवर्ड्स क्रिएटिंग डिस्टिंक्ट एंड अ परफेक्ट मार्केटिंग प्रोसेस। देयर आर नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व। हमें पूरी कोशिश करनी है कि हमारा ब्रांड, हमारी इमेज, हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटीज़ हैं कस्टमर्स तक, राइट कस्टमर्स तक, जिनके पास डिमांड है एक स्पेसिफाइड मार्केट में, वहाँ पे जाए उनके पास, और वो डिमांड कन्वर्ट हो, और वो जो कस्टमर हैं हमारे कंज्यूमर बने, और कंज्यूमर बन के हमारे प्रोडक्ट को जब इस्तेमाल करें तो उनमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन आए। तो ये सारा प्रोसेस मार्केटिंग के डिपार्टमेंट का है, मार्केटिंग के स्पेशलिस्ट्स का है, जो कि फैशन बिज़नेस को तो अडॉप्ट करना ही है, लेकिन अगर आपका डिफरेंट बिज़नेस भी है उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एमर्जिंग इकोनॉमीज़ में आजकल जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं, खासकर इंडिया की इकोनॉमी में फ़ैशन इंडस्ट्री बहुत ज़ोरों से ग्रो कर रही है। और आप अगर इस बिज़नेस में हैं या आप सोच रहे हैं इसमें शामिल होने के लिए, तो एकदम बहुत ही अद्भुत समय है इसमें शामिल होने का, और अपनी क्रिएटिविटी, अपने इनोवेशन से लोगों को चकाचौंध करने का, उनको खूबसूरत बनाने का, उनको बढ़िया दिखने का, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामान को ख़रीदें, आपके प्रोडक्ट्स को ख़रीदें। तो दोस्तों ये था आज का प्रेजेंटेशन। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थोड़े से अंतराल के बाद, थोड़े से बिज़नेस आइडियाज़ के बाद मैं फिर हाज़िर होऊंगा, और वो समय होगा आपके सवालों को लेने का। तो आज के साथ आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होएगी। नमस्कार। बिजनेस पाठशाला का बिजनेस आइडिया सेगमेंट आपके लिए लेकर आता है बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडियाज़। इन बिजनेसेस को शुरू करके आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं वेस्ट रिसाइकलिंग बिजनेस आइडियाज़। आज का पहला बिजनेस आइडिया वुड रिसाइकलिंग बिजनेस है। इस प्रोसेस में वेस्ट वुड से यूजेबल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। वुड रिसाइकलिंग शुरू करने का मुख्य कारण डिफॉरेस्टेशन और ग्लोबल वार्मिंग है। वुड को रीयूज और रिसाइकिल करने से पेड़ों का कटना कम होता है।
वुड रिसाइकलिंग बिजनेस शुरू करने के लिए मॉडरेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट वुड को लोकल स्क्रैप डीलर से प्राप्त कर सकते हैं, जो बेसिकली इसी चीज़ में डील करते हैं। वर्तमान समय में रिसाइकलिंग बिजनेस प्लान सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया साबित हुए हैं। हमारी सरकार भी रिसाइकलिंग बिजनेसेस के लिए स्कीम, सब्सिडीज और कई बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। वुड रिसाइकलिंग बिजनेस से आप लगभग 20 से 25% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर आप इस बिजनेस को 18 से 22 टन पर डे कैपेसिटी के साथ शुरू करते हैं तो इसके लिए आपको 8000 से 12000 स्क्वायर फीट एरिया, 100 से 120 किलोवाट पावर कनेक्शन, 100 से 110 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट और 35 से 40 मैन पावर की आवश्यकता होगी। आज का अगला बिजनेस आइडिया वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे भिन्न भिन्न प्रकार के वर्म्स को डिकम्पोज करके बनाया जाता है, जिसमें ज्यादातर रेड विगलर्स, व्हाइट वर्म्स और अन्य अर्थ वर्म्स शामिल होते हैं। इस प्रोसेस के लिए कीड़ों का पालन भी किया जाता है, जिसे वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट बेसिकली वर्मी कल्चर का एंड प्रोडक्ट होता है। वर्मी कंपोस्ट में वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये एक बेहतरीन न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और सॉइल कंडीशनर भी है। वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल गार्डनिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए किया जाता है। इस बिजनेस को शुरू करके आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं और 25 से 30% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। 100 से 200 किलो पर डे कैपेसिटी के साथ अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो इसके लिए आपको 1500 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया, 1 से 2 मैन पावर और 7 से 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। बढ़ते हैं अपने अगले बिजनेस आइडिया की तरफ, जो है प्लास्टिक वेस्ट टू ब्रिक बिजनेस। प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जिसे घरों से लेकर इंडस्ट्रीज तक इस्तेमाल किया जाता है। पहले के समय में प्लास्टिक जितना सहायक था, आज एक समस्या बन गया है। पूरा विश्व इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रहा है। इस समस्या के सुधार के लिए किए गए कार्य को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। अब प्लास्टिक वेस्ट का यूज ब्रिक्स मैन्युफैक्चर के लिए किया जाता है। इन ब्रिक्स को इंटरलॉकिंग ब्रिक्स भी कहा जाता है। इन्हें घर, रोड आदि के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो इससे 15 से 20% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। 7000 से 9000 पीसेस पर डे की कैपेसिटी के साथ अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो इसके लिए आपको 75 से 80 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, 4000 से 5000 स्क्वायर फीट एरिया, 15 से 20 स्टाफ और 50 से 55 किलोवाट पावर कनेक्शन की जरूरत होगी। इस सेगमेंट का आखिरी बिजनेस आइडिया ई वेस्ट रिसाइकलिंग है। ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, यानी कि वो प्रोडक्ट्स जिन्हें ना इस्तेमाल किया जा सकता है ना ही फेंका जा सकता है। मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, टीवी सेट्स, फोटोकॉपी मशीन्स और प्रिंटर जैसी चीज़ों को आसानी से रिसाइकिल किया जा सकता है। भारत में लोग समय समय पर खुद को अपडेट करना पसंद करते हैं, इसीलिए हमारे देश में ई वेस्ट रिसाइकलिंग बिजनेस काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। इस बिजनेस को शुरू करके आप 10 से 15% मुनाफा कमा सकते हैं। इस बिजनेस में अगर आप 7000 किलो पर डे कैपेसिटी के साथ ई वेस्ट रिसाइकिल करते हैं तो इसके लिए आपको 170 से 180 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, 7000 से 8000 स्क्वायर फीट एरिया, 25 से 30 मैन पावर और 120 से 150 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की आवश्यकता होगी। तो ये थे आज के बिजनेस आइडियाज। उम्मीद है ये सेगमेंट आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुआ होगा।